नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को याद होगा कि हम लोग लास्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ रहे थे वाटर सील ड्रेनेज और वाटर सील ड्रेनेज रिलेटेड केयर के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत याद कीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसे कह सकते हैं कि केयर के दौरान आपको देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे लक्षण जो नॉर्मल है और कुछ एबनॉर्मल है। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कुछ नॉर्मल फाइंडिंग पर आपका फोकस हो। जैसे मैंने कहा था, फ्लैक्चुएशन जो है वो आपकी वाटर सील बोतल में प्रॉपर होना चाहिए या ट्यूब में प्रॉपर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है मतलब वो सही काम कर रही है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था, नहीं हो रहा है मतलब उसमें मुड़ गई है, निकिंग हो गई है। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा था उसको मिल्किंग करेंगे। हर 30 से 60 मिनट में आप उसको मिल्किंग कर सकते हो, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, जिससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। इसके अलावा मैंने कहा था कि आप रेगुलर देखें, इंटरमिटेंट बबलिंग जो है वो होनी चाहिए। तो ये मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। इसके अलावा मैंने कहा था रैपिड बबलिंग जो है वो भी अपने आप में एबनॉर्मलिटी है। अगर इंसिजन साइट से लीकेज है तब ऐसा हो सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट है जो मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा कुछ और स्पेसिफाइड पॉइंट जो कि हम लोग केयर के दौरान देखते हैं, तो आपने यहाँ पर कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट और ध्यान देने हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि केयर में आप और किस तरीके से केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो देखो, हम लोग बात कर रहे हैं वाटर सील ड्रेनेज और वाटर सील ड्रेनेज की केयर के बारे में बता रहे हैं। और केयर के अंतर्गत अब तक हम लोग बहुत से पॉइंट पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपने यहाँ पर बताना है, भाई पहले तो हेडिंग तो लिख ही लें जो ये आपको याद आ जाए, केयर ऑफ वाटर सील ड्रेनेज। कि वाटर सील जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी क्या बता रहे हो बेटा, केयर हम लोग पढ़ रहे हैं। केयर के अंदर हमने कहा नॉर्मल और कुछ एबनॉर्मल फाइंडिंग्स के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अंतर्गत अब तक तो हम लोग बात कर चुके हैं कि भाई इंटरमिटेंट बबलिंग है, नॉर्मल है, कंटिन्यूस बबलिंग है, एबनॉर्मल है। कंटिन्यूस बबलिंग अगर सक्शन बोतल में आ रही है तो नॉर्मल है। रैपिड बबलिंग अगर वाटर सील बोतल में आ रही है तो एबनॉर्मल है। अब आगे आप बताओ नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपने बताना है, इसी में आप लिख लें स्पेसिफिक कंसिडरेशन बाय नर्स। कि नर्स के द्वारा ध्यान रखने वाले कुछ स्पेसिफाइड पॉइंट है। कंसिडरेशन मतलब ध्यान रखने वाले पॉइंट है। अब ध्यान रखने वाले पॉइंट क्या क्या हैं तो ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट तो आपने यहां पर बताना है कि भाई सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि अगर एक्सीडेंटली, ध्यान से सुनना, कि अगर एक्सीडेंटली आपकी जो वाटर सील बोतल है वो डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे। एक्सीडेंटली वाटर सील बोतल अगर टूट जाए तो आप क्या करेंगे। मतलब आपको परिस्थिति के अनुसार भी तैयार रहना है, क्योंकि मान लीजिए अगर पेशेंट को वो वाटर सील बोतल टूट गई है, इसका मतलब कि आपका सिस्टम तो खराब हो गया है और ऐसी स्थिति में पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि भाई इफ वाटर सील बोतल एक्सीडेंटली ब्रेक, ध्यान से सुनना, कि अगर एक्सीडेंटली दुर्घटनावश वाटर सील बोतल क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो एक तो ये प्रश्न भी है आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सीधा सीधा एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन द वाटर सील बोतल आर ब्रेक ड्यूरिंग केयर। केयर के दौरान अगर नर्स देखती है कि वाटर सील बोतल टूट गई है तो ऐसी स्थिति में नर्स को प्राथमिकता के आधार पर क्या करना चाहिए। तो देखो बेटा, ध्यान से सुन लें कि अगर वाटर सील बोतल टूट गई है तो ऐसी स्थिति में आप जब पेशेंट की केयर कर रहे हैं, हर कंडीशन के ऊपर प्रश्न है, बार बार आपको यहां बता रहा हूं
तो आपने यहाँ बताना है कि अगर वाटर सील बोतल टूट गई है और प्राथमिकता के आधार पर नर्स काम कर रही है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो ट्यूब का डिस्टिल एंड है, मतलब जो बाहर ट्यूब का पार्ट लटका हुआ है, उस पार्ट को एक नॉर्मल सलाइन से भरी हुई बोतल में डाल दें, जिससे वापस से सिस्टम लॉक हो जाता है। तो आपने यहां पर बताना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रायोरिटी। मैंने सीधा सीधा ही लिख दिया है कि अगर एग्जाम में आता है कि प्राथमिकता के आधार पर या अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी नर्स क्या करेगी, तो आपने यह बताना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रायोरिटी नर्स ड्रॉप या बोल दो इमर्ज्ड द डिस्टिल and part of chest tube in a bottle of normal saline। नॉर्मल सैलाइन की खाली नहीं भैया, भरी हुई बोतल होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो आपने यहां पे बताना है कि अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि एक्सीडेंटली बोतल टूट गई है, तो ऐसी स्थिति में नर्स को सबसे पहले क्या करना है। तो आपने यह बताना है कि अगर ये वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो गया है, या सीधा सीधा आप बोल दो कि वो बोतल टूट गई है जो कि चेस्ट के नीचे थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो जो एंड पार्ट है जो बाहर ट्यूब का लटका हुआ है, उसको क्या करेंगे आप, डुबो देंगे। इमर्स का मतलब डुबो देंगे, या ड्रॉप मतलब डाल देंगे। किस में डाल देंगे? एक बोतल जिसमें क्या भरा हुआ है, नॉर्मल सलाइन भरा हुआ है, जिससे कि एनवायरनमेंट की जो एयर है वो अंदर जाने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। एक तो ये ध्यान दे। दूसरा पॉइंट आपने यहां पर बताना है, अगर ऑप्शन में ये नहीं हो तो वापस से वही आपने बोलना है, क्लैंप टू दी ट्यूब। ट्यूब को क्या कर देना है, क्लैंप कर देना है। और ट्यूब को क्लैंप मैंने आपको बताया था कि दो जगह से इसको क्या करेंगे आप, क्लैंप करेंगे। ये आप ध्यान दें। अब देखो, जो क्लैंपिंग आप कर रहे हैं, उस क्लैंपिंग के अंतर्गत एक छोटा सा पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। जो क्लैंप करते हैं, जैसे दो जगह से कर रहे हैं, तो एक तो आपने यहां पर मैंने बताया था कि जो क्लैंप करेंगे वो क्लैंप किस जगह से करेंगे, तो ब्रैकेट में लिख लेना 1 से लेकर के 1.5 इंच डिस्टेंस फ्रॉम चेस्ट साइड। कि एक क्लैंप तो हम लोग करेंगे कि जो चेस्ट है, मैंने कहा था चेस्ट के बिल्कुल नियर, तो 1 से 1.5 इंच तो बिल्कुल चेस्ट के पास से करेंगे, और एक उससे थोड़ा सा दूर और कर देंगे। तो यहां आपने ध्यान देना है, ये आपसे एक तो पूछा जा सकता है कि भाई व्हाट इज द डिस्टेंस शुड बी क्लैंप बाय द नर्स फ्रॉम द चेस्ट साइड, कि चेस्ट साइड से जो क्लैंप कर रहे हैं वो क्लैंपिंग कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो क्लैंपिंग आप 1 से 1.5 इंच बता सकते हैं। तो क्लैंप हम करेंगे, क्लैंप जो करेंगे उसकी डिस्टेंस मैंने आपको बता दी है। इसके बाद तीसरा पॉइंट ले दे करके वही है, किसको इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, जिससे कि प्रॉपर रूप से कनेक्शन को चालू किया जा सके और प्रॉपर रूप से उसको चेंज किया जा सके। तो यह आप प्रॉपर बता सकते हैं। तो देखो, स्पेसिफाइड पॉइंट्स है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और मैंने आपको क्या कहा कि हर चीज हमारे काम की है जब हम पेशेंट की केयर करते हैं। तो यहां बताओ, इसके साथ साथ आपने दूसरा पॉइंट यहां पर ध्यान देना है। अब देखो, इसी के अंतर्गत मैं आपको यहां पर लिखने वाला हूं एक प्रश्न है जो ब्रैकेट में यहां पर लिखूंगा कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन द
chest tube is disconnected। अब मेरी बात सुनना, डिस्कनेक्टेड का मतलब यहां पर है कि बोतल और जो कैथेटर, चेस्ट कैथेटर, उसके बीच के कनेक्शन हट गए हैं। वही सेम नर्सिंग एक्शन आएगा जो मैंने वहां पर बताया था कि सबसे पहले इमर्ज कर देना है, इमर्ज, या मैंने आपको कहा था ड्रॉप टू द डिस्टल एंड ऑफ ट्यूब इन ए बोतल ऑफ नॉर्मल सलाइन। अब देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं वो डिस्कनेक्ट को तो फिर भी समझ लेते हैं, लेकिन अगर यहां पर एग्जामिनर ने डिस्कनेक्ट ना बोल करके डिसलॉज लिख दिया या डिस्प्लेस लिख दिया, तो डिस्प्लेस में केयर अलग होगी और डिस्कनेक्ट में केयर अलग होगी। डिस्कनेक्ट की बात करते हैं तो ट्यूब के और बोतल के बीच का कनेक्शन हटा है, जबकि डिसलॉज और डिस्प्लेस की बात करते हैं तो चेस्ट की जो साइड में कैथेटर डाला है उससे कनेक्शन हटा है। बात समझ में आ रही है कि दोनों का बेसिक डिफरेंशिएट क्या है, तो ये आप बता सकते हैं। चलो यहां तक हमने कहा। नेक्स्ट जो कंसीडरेशन आप लोग केयर कर रहे, पॉइंट लिख लेना कौन सा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि नर्स को ध्यान रखने वाले मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो एक तो मैंने आपको ये बताया, इसके अलावा आपने आगे बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो आप यहां पर ध्यान रख रहे हैं उसमें आप बताओ कि भाई इफ पेशेंट हैव कंप्लेंट अबाउट पेन एट अफेक्टेड साइट या इंसिजन साइट, कि अगर उस अफेक्टेड साइट, कौन सी साइट, जो कि इंसिजन साइट है, अगर उस पर क्या हो रहा है, पेशेंट को दर्द हो रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर नर्स का बेसिक काम क्या है। ध्यान से सुन लें, क्योंकि एग्जामिनर यहां पर इसको भी प्रश्न के रूप में कहता है कि भाई व्हाट इज दी, कह सकते हैं मेजरमेंट, या व्हाट इज दी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दे, जहां प्रायोरिटी की बात आ रही है वहां पर तो आपने बताना है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, कि आप यहां पर पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हो। दूसरा, आपके पास और कुछ पॉइंट है भी नहीं। दूसरा, किसको इन्फॉर्म करोगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, इन्फॉर्म टू डॉक्टर। तीसरा जो पॉइंट है वो आपने बताना है कि भाई एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक एसिटोएमिनोफेन, जो कि पैरासीटामोल है ना, एसिटोएमिनोफेन किसके द्वारा, प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, कि डॉक्टर के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड एसिटोएमिनोफेन जो कि पैरासीटामोल, ये आपके एग्जाम में आता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एनाल्जेसिक। कि अगर एग्जामिनर कहता है कि प्राइमरी एनाल्जेसिक कौन सा यूज करते हैं, जैसे ही मुझे ध्यान है ये आपके ESIC में आ चुका है, तो आप यहां ध्यान दें कि प्राइमरी एनाल्जेसिक, अगर पेशेंट को दर्द है पर्टिकुलर इंसिजन साइट पर और वहां पर वो कह रहा है कि मुझे दर्द है, तो ऐसी स्थिति में आप वहां पर इस एनाल्जेसिक को प्रिस्क्राइब्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट। तो देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, और इसमें मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर जो है वो यहां पर नर्स का काम नहीं बोलता है, वो सीधा सीधा कहता है कि एक पेशेंट है जिसको कि इंसिजन साइड वाटरसील ड्रेनेज की पर दर्द हो रहा है, तो क्या करना है, तो सीधा बताना है कि जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है वो आप उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं।
हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड नर्सिंग केयर, नर्सिंग प्रिकवेशन, नर्स के द्वारा की जाने वाली देखभाल और इस पेशेंट की केयर के बारे में आप बता रहे हो। चलो खैर साहब, यहां तक बताए। इसके अलावा आगे आपने बताना है, नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर लेना जो भी चल रहा है, तीसरा चौथा यहां तक बताएं। इसके अलावा आपने बताना है कि भाई इफ एक्सीडेंटली, मैंने क्या कहा कि अगर एक्सीडेंटली आपकी जो चेस्ट ट्यूब है वो डिसलॉज हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, तो डिस्प्लेस अलग चीज और डिस्कनेक्ट अलग चीज है, बार बार आपको कह रहा हूं, और दोनों ही एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आप यह बताएं कि इफ एक्सीडेंटली चेस्ट ट्यूब इज डिस्प्लेस या डिसलॉज, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ध्यान दे, मैंने आपको शुरू में ही कह दिया कि यहां तो हर लाइन ही क्वेश्चन है, और हर लाइन ही क्वेश्चन है तो फिर वो आपको पता भी तो होना बेटा। तो देखो ध्यान से सुनना कि एक्सीडेंटली अगर ट्यूब डिसलॉज हो जाती है तो नर्स के द्वारा किए जाने वाले काम कौन कौन से हैं। तो पहला पॉइंट तो ध्यान देना कि जो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन एग्जामिनर इसी चीज को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पूछता है। तो यहां पर आपने बताना है, सबसे पहले अगर वो ट्यूब निकलेगी तो एनवायरमेंटल एयर अंदर जाने के चांसेस है, तो डीप ब्रीथ, फोर्सफुली एक्सेल करवाना है उसको, जिसको कि वल्सलम मैनोवर के रूप में आप बता सकते हैं, वल्सलम मैनोवर। तो आपने यह बताना है कि भाई इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट फॉर वल्सलम मैनोवर। दूसरा पॉइंट ध्यान दो, ये बहुत एग्जामों में आपके प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट आपने यहां पर बताना है, कवर टू दी साइट विद ए। किससे कवर करेंगे बताओ सोच के। देखो, इस साइट को हम लोग कवर करते हैं, और साइट जो कवर की जा रही है, कोई आपको बोलेगा ड्राई गॉज से कवर करेंगे, कोई बोलेगा ड्राई पैड से कवर करेंगे, कोई बोलेगा स्टेराइल पैड से कवर करेंगे, कोई बोलेगा नॉर्मल सलाइन से भीगे हुए से। नहीं भैया, ये अपने आप में अपवाद है। जो वुंड वगैरह होते हैं ना, वुंड में नॉर्मल सलाइन से भीगा हुआ पैड आप लोग लगाते हैं, लेकिन यहां पर पेट्रोलियम वैसलीन जो गॉज या पैड है वो आप यूज करेंगे। तो आपने बताना है कवर टू द साइट विद ए और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स है या जितने भी हम लोग कंपटीशन प्रिपरेशंस करते हैं, जब भी किसी वुंड को कवर करने की बात आती है तो नॉर्मल सलाइन में भीगा हुआ गॉज या पैड यूज करते हैं, लेकिन यहां पर आपने वैसलीन पेट्रोलियम जो गॉज होते हैं वो यहां पर यूज करने हैं। तो एक ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप क्या सोचते हो कि एग्जामिनर को इससे आराम मिलेगा? नहीं मिलने वाला है। एग्जामिनर हर जगह पर कुछ ना कुछ प्रश्न निकाल ही लेता है। जैसे वो आपको यहां पे कह सकता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ द गॉज या व्हाट इज द साइज ऑफ पैड आर यूज टू कवर द साइट। साइट को कवर करने के लिए पैड की साइज क्या होगी? तो आपने यहां बताना है 4x4 गॉज या 4x4 पैड यूज करेंगे। 4x4 का मतलब है ये वर्गाकार होगा, और वर्गाकार कैसे? 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा। कहने का मतलब है कि ये वर्गाकार, ये साइज भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। कहने का बेसिक मतलब है कि जो आप देखना, जैसे मुझे ध्यान है DSSB DSSB के अंदर उन्होंने प्रश्न पूछा और प्रश्न में इस गॉज और पैड की साइज को पूछ लिया। तो आपको यहां पता हो कि जो भी हम काम करेंगे उस काम के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य या कुछ ना कुछ स्पेसिफाइड प्रश्न बन सकता है। तो यहां बताओ कि गॉज और पैड की जो प्रॉपर साइज है वो आप बोल सकते हैं,
पैड कैसा है वो आप बता सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यही है कि आप किसको इन्फॉर्म कर दोगे, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर ही ये डिसाइड करेगा कि ट्यूब को पुनः डालना है या नहीं डालना है। तो ये आप बता सकते हैं। तो देखो हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफाइड केयर। नेक्स्ट केयर के ऊपर आओ। और नेक्स्ट केयर, अब तक मैं आपको दोनों पॉइंट और बता चुका हूं कि डिस्कनेक्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे, अगर वो बोतल टूट जाए तो आप क्या करेंगे, पेशेंट को दर्द है पर्टिकुलर साइट पर तो आप क्या करेंगे। चौथा मैंने आपको बता दिया है कि अगर वो डिसलॉग हो जाए तो आप क्या करेंगे। यहां तक आप ध्यान दें। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान दें कि अगर, ध्यान से सुनना, अब आप क्या देखेंगे कि जहां पर उस चेस्ट ट्यूब को रिमूव किया जा सकता है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आप बताओ कि भाई आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके द्वारा जो चेस्ट कैथेटर या वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगाया है वो सिस्टम सही तरीके से इफेक्ट कर चुका है, अब इसको रिमूव कर देना चाहिए। तो यहां पर आपने बताना है कि आफ्टर ऑब्जर्व द इफेक्टिवनेस नर्स कैन इन्फॉर्म टू द डॉक्टर, कि भाई आप यहां पे देख लें कि वो सही काम कर रही है, और फिर किसको बताए, डॉक्टर को। तो यहां आपने बताना है भाई आफ्टर ऑब्जर्व द इफेक्टनेस या इफेक्टिवनेस नर्स इन्फॉर्म टू डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकती है। अब ये जनरली नर्स का काम है नहीं, लेकिन फिर भी एग्जामिनर प्रश्न कह सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय द नर्स। ध्यान देना, वो कहेगा व्हाट इज द ऑब्जर्व बाय द नर्स फॉर चेक द इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस में एक तो बताना है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से आराम है। तो यहां पर आप बताओ कि आप इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, तो यहां पर आप क्या देखोगे। तो पहला पॉइंट आप यहां पे लिखना कि नर्स ऑब्जर्व पेशेंट रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कि सबसे पहले तो आपने यहां पर देखना है कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से आराम है। दूसरा आपने देखना है चेक द अमाउंट ऑफ फ्लूइड की अमाउंट को चेक करना है, कि चेक द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन लास्ट 24 आवर्स, कि 24 आवर्स में जो फ्लूइड आया है वो कितना आया है। तो यहां पर आपने बताना है कि अगर फ्लूइड का आउटकम 70 ml पर डे से नीचे आने लग जाता है, इसका मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन में सुधार हो गया है। तो आपने यहां पे बताना है, ब्रैकेट में आप लिख लो कि भाई फ्लूइड आउटकम लेस देन 70 ml पर डे इज नॉर्मल। एक दिन की बात कर रहे हैं, अगर एक दिन का टोटल आउटपुट 70 ml से कम आ रहा है तो ये भी इस प्रोसीजर की इफेक्टिवनेस या किस बात को बता रहा है, पेशेंट की नॉर्मल फाइंडिंग को बता रहा है, नॉर्मल कंडीशन को बता रहा है। और नॉर्मल कंडीशन इट मींस यू कैन रिमूव द चेस्ट ट्यूब। बात समझ में आ रही है। तो ये आप डॉक्टर को बताएंगे सर आउटपुट कम हो गया है,
पेशेंट को थोड़ा सा रिलैक्स नजर आ रहा है, तो ये जानकारी कौन देगा? आप ही तो देंगे, आप ही तो बताएंगे। तो यहां पर आपने बताना है कि भाई इस तरीके से आउटपुट आ रहा है और ये प्रॉपर रूप से कंडीशन है। इसके बाद में डॉक्टर ये निर्णय लेगा कि उस ट्यूब को रिमूव कर देना चाहिए। तो आगे आपने बताना है नेक्स्ट कि आफ्टर अचीव द गोल रिमूव द चेस्ट ट्यूब, कि जो भी हमारा गोल था वो गोल पूरा होने के पश्चात या पेशेंट की कंडीशन में सुधार होने के पश्चात हम लोग उस ट्यूब को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। लेकिन रिमूव करते समय भी किन किन बातों को ध्यान देना है? भाई ट्यूब को रिमूव तो कर रहे हो, लेकिन रिमूव करते समय भी तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो यहां पर अब जनरली रिमूव करने का काम तो डॉक्टर का ही है, लेकिन क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपने यहां पर बताना है कि कलेक्ट क्लैंप, क्लैंप 2 क्लैंप कलेक्ट करनी है, क्योंकि क्लैंप सिर्फ हम लोग 3 समय ही करते हैं। एक तो कब करते हैं क्लैंप? जब ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। एक हम क्लैंप तब करते हैं जब ट्यूब को रिमूव करते हैं या एक्सीडेंटली वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ध्यान से सुन लेना। तो यहां पर आपने एक तो क्लैंप वगैरह कलेक्ट करनी है। इसके अलावा आपने यहां पर जैसे बीटाडीन जो है वो हम लोग ले सकते हैं, जिससे कि प्रॉपर रूप से ड्रेसिंग कर सकें। जैसे मैंने कहा था कि आजकल के समय पर तो हम लोग स्पेसिफाइड क्या यूज कर रहे हैं? टिंचर, बेंजोइन का यूज कर सकते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं, जो भी गाइडलाइन आपका हॉस्पिटल दे रहा है तो ये आप कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आपने बताना है कि प्रोसीजर को या ट्यूब को निकालने से पूर्व, ध्यान से सुनना, ट्यूब को बाहर निकालने से पूर्व 1 दिन और उस ट्यूब को क्लैंप करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि पेशेंट को कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन या एक्जोशन तो नहीं हो रहा है। ये अलग अलग गाइडलाइंस है, लेकिन फिर भी आप इस पॉइंट को भी ध्यान दे सकते हो। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि एडमिनिस्टर ओरली एनाल्जेसिक बिफोर 30 मिनट फ्रॉम रिमूव द ट्यूब। एक ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि आप जब ट्यूब को रिमूव करना चाहते हैं तो ट्यूब को रिमूव करने से लगभग 30 मिनट पहले भी उसको एक एनाल्जेसिक देंगे, क्योंकि ट्यूब को रिमूव करते समय पेन और दर्द वहां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रायर मेडिकेशन उसको दे सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को दर्द में भी आराम मिल पाए। तो यह आप बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपने यहां पर नेक्स्ट पॉइंट बताना है जो सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और मुझे ध्यान है ये भी आपके जिपमेयर पौंडीचेरी में आ चुका है। अब देखो, काम की चीज ज्यादा वही है जो जिस पर मैं फोकस बार बार करता हूं। यहां पर एग्जामिनर कहता है कि व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द नर्स टू द पेशेंट जस्ट बिफोर रिमूव टू द चेस्ट ट्यूब, कि चेस्ट ट्यूब को रिमूव करने से जस्ट पहले आप पेशेंट को क्या सलाह दोगे। तो आपने वहां पर भी पेशेंट को वही वल्सलम मैनोवर की सलाह देनी है, या आपने बताना है गहरी श्वास अंदर लो, बाहर छोड़े और कुछ सेकंड के लिए उसको होल्ड करें। जैसे ही पेशेंट होल्ड करे चेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लें, जिससे कि एनवायरमेंट एयर के अंदर जाने के चांसेस कम से कम हो, एयर ट्रैप होने के चांसेस कम से कम होते हैं। तो आपने यहां पर बताना है कि भाई स्पेसिफाइड पॉइंट है कि नर्स, यही लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्स इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट जस्ट बिफोर
रिमूव द चेस्ट ट्यूब। अब देखो ध्यान से सुनना कि नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है जस्ट बिफोर, तो ये प्रश्न आपके लिए पूछे जाने वाला है कि जस्ट बिफोर जो है नर्स पेशेंट को क्या सलाह देगी जब चेस्ट ट्यूब को निकालेगी। तो वही चीज है, जब अपने आप निकल गई तब भी वही सलाह दे रहे थे, डिस्कनेक्ट हो रही थी तब भी वही सलाह दे रहे थे। अरे भाई आपको ये पता हो कि जहां पर भी एयर के अंदर एंटर होने के चांसेज है, जैसे मैंने कहा था रैपिड बबलिंग में भी वही सलाह दी आपने, यहां से डिसलॉक्ड हो गई तब भी आपने यही सलाह दी। क्यों? क्योंकि वो जगह से निकल गई है, तो यहां पर भी तो निकाल ही रहे, तो वही सलाह आपने देनी है। तो आपने यह बताना है कि नर्स इंस्ट्रक्ट टू पेशेंट जस्ट बिफोर रिमूव द चेस्ट ट्यूब, क्या सलाह दे रही है? तो आपने यह बताना है वही वल्सैलम मैनोवर के बारे में आप बोल सकते हैं कि वल्सैलम मैनोवर की ही सलाह देनी है। गहरी श्वास अंदर लेकर के छोड़ दें और फिर लेकिन यहां पर स्पेसिफाइड काम करना है। भाई वल्सैलम मैनोवर तो ठीक है अपनी जगह आप बता ही रहे, लेकिन मान लो एग्जामिनर यहां पर आपको बोले कि गहरी श्वास लेकर के रोकनी है, एक पॉइंट, वो कहेगा गहरी श्वास अंदर लेकर के छोड़नी है, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट वो आपको कहेगा कि एक्सेल करना है ब्रीथ को, तो स्पेसिफाइड आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यहां पर हम कर क्या रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप क्या करोगे, डीप ब्रीथ लोगे, फिर क्या करोगे, फोर्सफुल एक्सेल करेंगे, और फिर क्या करेंगे, देन होल्ड फॉर ए सेकेंड। यहां पर आप ध्यान देना ये प्रॉपर स्टेप है। अगर एग्जामिनर बोल दे कि क्या क्या कर रहे हैं तो आपने यहां बताना है गहरी श्वास लेनी है, फोर्सफुल एक्सेल करना है, और फिर एक्सेल करने के बाद कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, और जैसे ही पेशेंट होल्ड करेगा जस्ट होल्ड के बाद ही आप उसको हैंड टू हैंड रिमूव कर दें और प्रॉपर रूप से उसको प्रॉपर स्टिचेस करके और वहां ड्रेसिंग कर दें। तो यह ध्यान दीजिएगा ये स्पेसिफाइड पॉइंट है जो आपने यहां बताना है, तो यह आप कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि आफ्टर होल्ड द ब्रीथ, ब्रीथ को होल्ड कैसे, एक्सेल के बाद, तो आपने बताना है कि आफ्टर होल्ड द ब्रीथ डॉक्टर जस्ट रिमूव द चेस्ट ट्यूब। भाई जैसे ही वो ब्रीथ को होल्ड करेगा, क्या करने के बाद, एक्सेल करने के बाद, कि एक्सेल करेगा और एक्सेल करते ही क्या करेगा, होल्ड करेगा, मतलब एक्सेल दी होल्ड बेसिकली हम कह रहे हैं। तो एक्सेल करने के बाद होल्ड करेगा, और होल्ड करने के बाद डॉक्टर उसको जस्ट क्या कर देगा, ट्यूब को रिमूव कर देगा, और रिमूव करने के बाद क्या कर देगा, उसकी ड्रेसिंग कर देगा। स्टिचेस लगाने हैं तो स्टिचेस लगाएगा और प्रॉपर ड्रेसिंग कर देगा, और ड्रेसिंग करने के बाद भी वहां पर एक आता है बाइंडर, वो बाइंडर हम लोग बांधते हैं। तो ये आप कह सकते हो अप्लाई बाइंडर, बाइंडर को अप्लाई कर सकते हैं, चेस्ट बाइंडर आता है उसको आप अप्लाई कर दे। तो ये आपका एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है जिसके बारे में आपने बताना है। अब देखो ये प्रोसीजर तो आपने बता दिया है, लेकिन प्रोसीजर के अलावा 2-3 पॉइंट और मैं यहां लास्ट आपको बताना चाहूंगा कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशन, अब देखो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एक तो आपने यहां पर बताना है न्यूमोथोरेक्स, और न्यूमोथोरेक्स जो है वो आप कह सकते हो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्यों है, और इसको भी आप लिखो टेंशन न्यूमोथोरेक्स।
भाई मोस्ट कॉमन ऐसे टेंशन का मतलब है कि मान लीजिए एनवायरमेंटल अंदर आ गई तो अंदर जो तनाव भरेगा, तनाव मानसिक वाला नहीं, उस प्लूरल कैविटी के अंदर वो जो खिंचाव पैदा होगा वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि एनवायरमेंटल एयर अंदर आ सकती है, या मान लीजिए आपने प्रॉपर कनेक्शंस नहीं किए हैं तो एयर अंदर आ सकती है। तो ये एक बता सकते हैं कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स मोस्ट कॉमनली कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट आपने यहां पर बताना है ट्रैकियल डेविएशन। ट्रैकियल डेविएशन क्या है? तो ट्रैकिया जो है वो अनअफेक्टेड साइड पर शिफ्ट हो जाती है अगर फोर्स के साथ बहुत ज्यादा तेजी से हम फ्लूइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो आपने यहां बताना है कि भाई ट्रैकिया विल बी shift on the unaffected side due to forceful remove the, मैंने शुरू में ही कहा था कि फ्लूइड को फोर्स के साथ नहीं, आराम आराम से धीरे धीरे निकालें, तो ये आप कह सकते हैं। तो देखो यहां तक आप बताएं। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कि भाई पेशेंट है और पेशेंट को क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है ड्यू टू इंजरी इनटू द इंटरकोस्टल स्पेस, ड्यू टू इंजरी इनटू इंटरकोस्टल स्पेस मसल्स। भाई स्पेस रिलेटेड जो मसल्स है वहां पर ब्लीडिंग वगैरह पेशेंट को हो सकती है। तो यहां तक आप बताओ, ये कुछ जनरल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो यहां पर आप देख सकते हैं। इनके कुछ इमेजेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने जब फ्लूइड को रिमूव किया, चेस्ट कैथेटर जब हमने डाला, तब हमने कहा कि भाई जो है वो हम लोग फॉलर पोजीशन देंगे। हमने कहा कि फ्लूइड जब रिमूव होगा तो ग्रेविटी मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताओ, इसी के अंतर्गत ये तो ठीक है आपने कॉम्प्लिकेशन बता दिए हैं, लेकिन अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं कि व्हाट इज द पोजीशन, ध्यान से सुनना, पोजीशन प्रोवाइडेड टू पेशेंट for remove the chest catheter, कि चेस्ट कैथेटर जब रिमूव कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया था कि किन किस आधार पे रिमूव करेंगे, क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे, कौन सी दवा देंगे। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा कि एग्जामिनर तो कहीं ना कहीं से प्रश्न निकाल ही लेता है। तो आपने यहां पर सीधा सीधा बताना है अनअफेक्टेड साइड पर पेशेंट को लेटाएंगे, या आप ये भी लिख सकते हो कि अफेक्टेड साइड शुड बी रेज, या अपर साइड होगी। कहने का मतलब है कि मान लीजिए राइट साइड पे कैथेटर है तो लेफ्ट लेटरल, तभी तो प्रॉपर विजुअलाइजेशन होगा, आसानी से निकाल सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे है तो राइट लेटरल। तो इस तरीके से आप ध्यान दें कि अनअफेक्टेड साइड की पोजीशन आपने देनी है, या अफेक्टेड साइड कैसी होगी, शुड बी रेज रखनी है, ऊपर की तरफ आपने रखनी है। तो यहां तक आप बताएं। इसके अलावा मैं आपको कह रहा था कुछ इमेजेस हैं जो मैंने कोशिश की है कि कुछ मिले तो। हाँ देखो भाई, ये एक इमेज है जिसके अंदर मैंने आपको कहा था कि टेंशन न्यूमोथोरेक्स वगैरह हो सकता है, मीडिया स्टर्नम जो शिफ्टिंग हम ट्रैकियल डेविएशन हो सकता है। देखो जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं
कि ट्रैकियल डेविएशन, ये प्रॉपर एक लाइन है और इस प्रॉपर लाइन से जो ट्रैकिया है वो इधर की साइड में क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है। तो ये जो शिफ्टिंग आप देख रहे हैं ये अपनी जगह से ट्रैकिया शिफ्ट हो जाती है और ये जो डिग्री चेंजेस आपको दिख रहा है यही क्या कहला रहा है, ट्रैकियल डेविएशन कहला रहा है। ऐसे ही टेंशन न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में व्हाइट कलर के से पैचेज आते हैं। देखो इसका एक दूसरा डायग्राम और है, यहां पर आप देखना, इसको छोड़ो, यहां पर आप देखना कि जैसे ये न्यूमोथोरैक्स यहां पर बता रहे हैं तो न्यूमोथोरैक्स में ये देखो प्लूरल व्हाइट कलर की लाइन, यहां पर ये व्हाइट कलर की सी जो लाइन हो रही है ये व्हाइट कलर की लाइन यहां पर आपको नजर आएगी, इधर नजर आ रही है, ये यहां पर नजर आ रही है। तो ये जो व्हाइट कलर की लाइन है जनरली किसको बता रही है, न्यूमोथोरैक्स को बता रही है। ये वही ट्रैकियल डेविएशन का है। यहां पर आप देखो ये ट्रैकिया बिल्कुल सीधी और यहां से थोड़ी सी ये क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है, तो ये ट्रैकियल शिफ्टिंग कहलाता है। ये लंग्स कोलैप्स है और ये लंग्स प्रॉपर एक्सपेंडेड है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, जैसे ये न्यूमोथोरैक्स वाला तो इमेज बेस और डायग्राम के रूप में भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जनरली इमेजेस हैं, कई बार पूछ ली जाती हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। तो देखो हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक कौन सा था, याद है क्या, या टॉपिक भी भूल चुके हो? चलो खैर यहां तक आप बताएं। तो ये आज हम लोगों ने बात की है वाटर सील ड्रेनेज। वाटर सील ड्रेनेज क्या होता है, क्या उसके कॉम्प्लिकेशन है, क्या नॉर्मल फाइंडिंग है, नर्स को क्या करना चाहिए, रिमूव करते समय क्या करना है, और ये सारे के सारे पॉइंट सारे आपके काम के हैं। कुछ जो और होंगे वो आप अपने आप स्टडी करने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अब कुछ बचा नहीं है। चाहे वो आप एनक्लेक्स पढ़ लें, चाहे आप पॉटर पेरी पढ़ लें, सिस्टर नैन्सी पढ़ लें, जहां से भी आप पढ़ लें, जो भी मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम आप लोगों को बता सकें। और मैं आपको ये स्टाम्प पे लिख करके दे सकता हूं, मैंने जो आपको बताया है इससे एक भी प्रश्न बाहर जाने को नहीं है। आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू और धन्यवाद। रेगुलर बने रहें। मैं दिनेश शर्मा आपसे अनुमति चाहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।